नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए एनईपी 2020 शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक तकनीकी और शैक्षिक परिदृश्य, इन टॉपिक से टेस्ट नंबर 4 लेकर आज आपके लिए आया हूं। टोटल प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धन वाली चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। ये जो टेस्ट है लेवल 1 के लिए भी बेहद उपयोगी है और लेवल 2 के लिए भी बेहद ही उपयोगी है, चाहे आपका कोई सा भी विषय हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जा रहा है। इसके पहले के जो 3 टेस्ट है साथियों, उन 3 टेस्टों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के पिछले तीनों टेस्टों को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है, पेपर नंबर 4 का। इस्माइल प्रोग्राम से संबंधित असत्य कथन है। इस्माइल प्रोग्राम संपूर्ण देश से संबंधित है। इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई। यह प्रोग्राम 3 चरणों में चला और यह प्रोग्राम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किया गया। तो जो कथन इस्माइल प्रोग्राम से संबंधित आपको असत्य लग रहा है, उस कथन का चयन आपको प्रश्न संख्या 1 में करना है। बताइएगा पहले प्रश्न में आपके कौन सा आंसर सही रहेगा। तो देखो, अगर हम बात करें तो इस्माइल जो प्रोग्राम है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कितने चरणों में चला है साथियों, 3 चरणों में। इस्माइल 1.0, 2.0 और 3.0। ठीक है, ये तो सत्य है। आपको क्या देखना है, असत्य। इस्माइल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 13 अप्रैल 2020 को हुई थी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है। और इसकी शुरुआत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो ये चौथा, तीसरा, दूसरा, ये तीनों कथन तो सत्य है, लेकिन पहला जो कथन है कि इस्माइल प्रोग्राम संपूर्ण देश से संबंधित है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस्माइल प्रोग्राम का संबंध संपूर्ण देश से नहीं है, बल्कि राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है, प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, तो देखो प्रश्न नंबर 2 है, वीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई? 1997 में, 1967 में, 1977 में और 1987 में। देखो वीपो का पूरा नाम क्या है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। साथियों, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, वीपो की जो स्थापना है ये 1967 में की गई थी। कब की गई थी? 1967 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प नंबर आपका 2 दूसरे प्रश्न में सही रहेगा। देखिए वीपो के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193 है। वीपो का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हुए थे ना, तीसरा प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छूट गया है साथियों। भारत नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? भारत के द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है, तो पिछली जो शिक्षा नीति आई थी उसके कितने वर्षों बाद इसकी घोषणा की गई है? 34 वर्षों बाद, 35 वर्षों बाद, 36 वर्षों बाद और 37 वर्षों के बाद में। चौथे प्रश्न का सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 4 में सही आंसर है। तो देखो, भारत द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 थी, इसकी घोषणा, अब इसके पहले जो नीति आई थी वो कौन सी थी? 1986 वाली, 1986 वाली आई थी साथियों। इसके पहले कौन सी आई थी? 1968 में आई थी। तो 68 को तो आप हटा दो, लास्ट जो शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी? 86 में। तो 4 साल तो 90, मतलब 90 में 4 साल हो गए, 10 साल, 14 साल तो वो और 20 साल ये, 20 और 14 कितने हो गए? 34 वर्ष हो गए। तो मतलब जो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, अब जो 2020 में आई है, इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है? 34 वर्षों का गैप आ रहा है। विकल्प 1 इसलिए आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। लेकिन ये जितनी भी आप चीजें पढ़ रहे हो, इन सभी चीजों की जो पीडीएफ है, स्टडी विथ पीएन लोधा नाम से जो एप्लीकेशन बनी हुई है, कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही ये जो लिंक में अगर ओपन नहीं होता है तो प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कर सकते हो, स्टडी विथ पीएन लोधा, आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। वहां पर लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी
149 रुपीज़ में कोर्स चला रखा है। और 2 दिन बाद में साथियों एक मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 ऑल सब्जेक्ट के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो आप 149 वाली जो टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? शिक्षा दर्शन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होने वाला श्रव्य दृश्य टीवी प्रोग्राम है। दूसरा विकल्प है इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई। तीसरा विकल्प है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक संबंधित है। और चौथा विकल्प है पहल, इसकी जो पहल है वो RSCERT व इसकी जो नोडल एजेंसी है MHRD है। तो आपको जो कथन यहाँ पर असत्य लग रहा है शिक्षा दर्शन के संबंध में, उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक विकल्पों को। पहला जो प्रश्न विकल्प कह रहा है कि डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होने वाला श्रव्य दृश्य टीवी प्रोग्राम, बिल्कुल सही कथन है साथियों, क्योंकि इसका प्रसारण किस चैनल पर होता है? डीडी राजस्थान पर होता है। देख और सुन करके, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, तो श्रव्य दृश्य टीवी में प्रसारित होता है। बिल्कुल पहला कथन सत्य है। आपको क्या देखना है? असत्य। इसकी जो शुरुआत है 1 जून 2020 को हुई थी। याद रखना है एक एक चीज को। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2020 को की गई थी। तो ये भी सही है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कक्षा 1 से 12 तक संबंधित है, ये कथन भी सही है। इसका संबंध कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? कक्षा 1 से लेकर के 12 तक। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, लेकिन चौथा कथन असत्य है, क्योंकि इसकी जो पहल है वो तो MHRD ने की थी साथियों, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो RSCERT है। तो ये दोनों एक्सचेंज कर रखे हैं। पहल में आना चाहिए MHRD और नोडल एजेंसी में आना चाहिए इसमें साथियों RSCERT। ठीक है ना? तो इस वजह से ये क्या हुआ? असत्य हुआ। विकल्प नंबर 4 आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान ई वोल्ट, ई ज्ञान, राजस्थान ई साइन और इनमें से कोई भी नहीं। छठे प्रश्न का सही आंसर बताओ साथियों। कौन सा विकल्प आपके अनुसार प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है? तो देखो, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान जो है वो कौन सा है? राजस्थान ई वोल्ट। क्या है? राजस्थान ई वोल्ट। इसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुरक्षित रख सकते हो। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? प्रश्न संख्या 6 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7। अच्छा, एक और चीज, ये जो राजस्थान सरकार द्वारा ई वोल्ट की शुरुआत की गई है, इसको साथियों डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल का मतलब यही होता है कि आपके पास वो चीज़ हार्ड कॉपी में नहीं है, बल्कि PDF वगैरह इसमें है, और उन दस्तावेजों को आप इसमें प्रबंध कर सकते हो, उन दस्तावेजों का। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार कानून को किस आयु वर्ग से संबंधित किया गया है? 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग से, 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग से, 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग से, और 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग से। तो देखो, NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसके अंतर्गत साथियों जो शिक्षा का अधिकार है, इस कानून को किस आयु वर्ग से संबंधित किया गया है? हमने RT 2009 के बारे में भी पढ़ रखा है सभी ने। तो इसमें क्या किया जाता था? 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा के अधिकार कानून को मतलब कानून को संबंधित किया जाता था। लेकिन NEP 2020 में 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की शिक्षा, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक? 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है, इसके अधिकार को कानून में सम्मिलित किया गया है। विकल्प नंबर आपका 3 जो है 7वें प्रश्न का सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मोस्ट रूप से याद रखना है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8, शिक्षा वाणी से संबंधित असत्य कथन है। जो शिक्षा वाणी प्रोग्राम है, इससे संबंधित आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो विकल्प देखिएगा, एक शैक्षिक श्रव्य रेडियो प्रोग्राम है जो आकाशवाणी पर प्रसारित होता है। इसकी शुरुआत 11 मई 2020 को की गई थी।
इस कार्यक्रम की राजस्थान में नोडल एजेंसी RSCERT है और इस कार्यक्रम की केंद्र में नोडल एजेंसी MHRD है। तो देखो जो शिक्षावाणी प्रोग्राम है साथियों, इसके संबंध में आपको क्या देखना है, असत्य कथन देखना है। अगर हम देखें पहले विकल्प को, तो एक शैक्षिक श्रव्य रेडियो प्रोग्राम है, इसको आप सिर्फ सुन सकते हो और इसका प्रसारण किस में होता है, रेडियो में, आकाशवाणी पर। ठीक है, सत्य है। शुरुआत कब की गई थी, 11 मई 2020 को, ये भी याद रखना है। इस कार्यक्रम की राजस्थान में नोडल एजेंसी कौन सी है, RSCERT, ये भी सत्य है। लेकिन केंद्र में इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी MHRD नहीं है, बल्कि कौन सी है, NCERT है। कौन सी है, NCERT। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो 8वें पृष्ठ में आपके 4th विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 9 की ओर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का सामान्यतः रिक्त स्थान है भागों में लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। में अध्ययन किया जाता है एक भाग में, 2 भागों में, 3 भागों में और 4 भागों में। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी है साथियों, इसका सामान्यतः कितने भागों में अध्ययन किया जाता है, आपको प्रश्न संख्या 9 में ये बताना है। तो अगर हम सही आंसर देखें प्रश्न संख्या 9 का, इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा 2 भागों में इसका अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। सूचना प्रौद्योगिकी का सामान्यतः 2 भागों में अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से वो 2 भाग है उसको भी देख लेते हैं। तो एक तो आपके है मानव संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार, और एक है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इन दोनों भागों में ही सूचना प्रौद्योगिकी का सामान्यतः अध्ययन किया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10। अच्छा, आप कुछ बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर ऐप में कभी कभी सस्पिशियस एक्टिविटी बता देता है, तो हम ऐप को चला नहीं पाते हैं। तो साथियों मैं हर घंटे में चेक करता हूं, अगर किसी ने सस्पिशियस एक्टिविटी की है तो ऐप उसको क्या ब्लॉक कर देता है। हर घंटे में मैं उसको चेक करता हूं और उसको अनब्लॉक कर देता हूं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 आध घंटे का इंतजार करिए, आपके वो जो समस्या है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मैं यहाँ से सही कर देता हूँ। एक दिन में कम से कम 15 से 20 बार मैं चेक करता हूँ साथियों। जब सोता हूँ तो उसी टाइम पे चेक नहीं करता हूँ कि भाई कोई ब्लॉक तो नहीं हो गया ना ऐप पर, तो उसको अनब्लॉक तुरंत कर दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। सक्षम, अभ्यास, दृष्टि व जागृति किस कार्यक्रम के अंग है, संबलन अभियान के, बालिका शिक्षा में नवाचार के, शाला दर्पण के और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के। तो प्रश्न संख्या 10 में कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति, ये जिस कार्यक्रम के अंग है उस कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इन सभी का संबंध किससे है, बालिका शिक्षा में नवाचार से। किसकी शिक्षा में, बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है उसमें कुछ नवाचार हो, इसकी वजह, इसलिए सक्षम, अभ्यास, दृष्टि और जागृति ये चीजें चलाई गई है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, समझना बात को। दीक्षा से संबंधित असत्य कथन है, जो दीक्षा पोर्टल होता है इससे संबंधित जो आपको असत्य कथन लगे उसका चुनाव 11वें प्रश्न में करना है। तो देखो पूरा नाम देखते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दूसरा विकल्प है, इसका आदर्श वाक्य है, हमारे छात्र हमारे नायक। तीसरा विकल्प है, इसको लॉन्च 5 सितंबर 2017 को वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। और चौथा विकल्प है, इस पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर UG व PG तक का स्टडी मटेरियल उपलब्ध है साथियों। तो जो आपको दीक्षा से संबंधित असत्य कथन लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 11 में करना है। तो देखो दीक्षा से संबंधित असत्य कथन की अगर हम बात करें तो दीक्षा का पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सत्य है ये तो, लेकिन इसका आदर्श वाक्य हमारे छात्र हमारे नायक नहीं है, बल्कि इसका आदर्श वाक्य कौन सा है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। क्या है इसका आदर्श वाक्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक इसका आदर्श वाक्य है। तो ये विकल्प क्या है, असत्य है। बाकी लॉन्च की डेट याद रखनी है कि दीक्षा को कब लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर 2017 को। किसने, वेंकैया नायडू ने इसको लॉन्च किया था साथियों। और इस पोर्टल पर कक्षा 1 से लेकर के यूजी व पीजी, यूजी लिखा था यार, यूजी व पीजी तक का स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है साथियों। तो दूसरा विकल्प क्या हुआ, असत्य हुआ आपके। इसी वजह से सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों।
प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछ रहा है, देखो आपके प्रश्न नंबर 12 है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? LAN, MAN, WAN और इनमें से कोई भी नहीं। तो एक छोटे क्षेत्र में जो नेटवर्क फैला होता है उसको जिस नाम से जाना जाता है वो आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है। साथियों 12वें प्रश्न में सही आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब LAN, इसका पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम है। किसका? LAN का। जो LAN क्या होता है? छोटे क्षेत्र में जो नेटवर्क फैला होता है उसी को लोकल एरिया नेटवर्क या LAN के नाम से जाना जाता है। 12वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? RT एक्ट की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितनी प्रतिशत महिला सदस्य होगी? 25% होगी, 50% होगी, 55% होगी या 75% होगी? तो देखो जो RT 2009 है इसकी धारा नंबर 21 में SMC का प्रावधान रखा गया है कि SMC का गठन किया जाएगा प्रत्येक विद्यालय में। कक्षा 1 से 8 तक का जो विद्यालय है या 1 से 5 तक का जो विद्यालय है उसमें SMC का गठन किया जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन किया जाएगा इसमें जितने प्रतिशत महिला सदस्य होगी साथियों वो प्रतिशत आपको प्रश्न संख्या 13 में बताना है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए RT एक्ट की धारा 21 कहती है कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है इसमें 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 14 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन, देखो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि भाई कितने प्रश्न आपने सही किए हैं 20 में से। -1/3 आपके इसमें माइनस मार्किंग रहेगी साथियों। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ई शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? निष्ठा, मिशन ज्ञान, शिक्षा दर्शन और ई शासन। तो साथियों जो ई शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है उसका चयन आपको करना है। तो देखो अगर हम बात करें कि ई शिक्षा के बारे में तो ई शिक्षा में निष्ठा जो है इसको भी ई शिक्षा कहते हैं। मिशन ज्ञान जिसका संबंध किन बालकों से है? CWSN बालकों से है, ये भी ई शिक्षा के अंतर्गत आता है। शिक्षा दर्शन ये भी ई शिक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन ई शासन साथियों ई शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ई शासन जो है ये किसके अंतर्गत आता है? सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है ना। विकल्प नंबर जो आपके 4 है प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपके 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। NEP 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, इसमें प्रीपेरेटरी स्टेज जो 3 वर्ष का है के अंतर्गत कक्षाएं आती है, के अंतर्गत कक्षाएं आती है। कक्षा 1 से 2, कक्षा 3 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12। तो देखो NEP जो 2020 है इसमें इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो साथियों इसकी जो प्रीपेरेटरी स्टेज है ये इसका सेकंड भाग होता है। कौन सा भाग होता है? सेकंड भाग या द्वितीय स्तर होता है, जो कि कक्षा 3 से 5 तक होता है। कक्षा 3 से 5 की जो क्लासें हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं, इसको प्रीपेरेटरी स्टेज में सम्मिलित किया जाता है NEP 2020 में। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 15 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 100% याद रखना ही होगा। चारों स्तरों की कक्षाएं और नाम याद रखना होंगे कि चारों स्तरों का नाम क्या है और इसमें कौन कौन सी कक्षाएं आती है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 16, जंक ईमेल को कहते हैं LAN, स्पैम, क्लेड और केप। तो देखो LAN तो हमने ऊपर ही देख लिया था। LAN तो क्या होता है? एक कम क्षेत्र में छोटे भाग में जो नेटवर्क फैला होता है उसको ही लोकल एरिया नेटवर्क या LAN कहते हैं। लेकिन जो जंक ईमेल होते हैं साथियों, जो जंक इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं उसको स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्पैम कहा जाता है। स्पैम का सीधा सा मतलब है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। क्या हो सकती है? आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। स्पैम का सीधा सा मतलब यही होता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न संख्या 16 में सही है। जैसे अभी अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर जब अपन इंस्टॉल करके रखते हैं तो कोई भी अपने पास कॉल करता है, कोई कंपनी के नंबर होते हैं या कोई फर्जी कॉल होता है तो उसमें स्पैम डिटेक्टेड ऐसा लिखा हुआ होता है साथियों। तो ये भी स्पैम ही है। विकल्प नंबर 2 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा। www जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसके जनक है चार्ल्स वेबेज, टिम बर्नर्स ली, टोपोलॉजी और इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर होता ही नहीं है। देखो www का पूरा नाम मैंने पहले भी आपसे पूछा था, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। कोई कह रहा था सर वर्ल्ड वाइड वेब है, वाइब नहीं है वाइड ही है भाई, ठीक है ना, मैंने चेक किया अच्छे से। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। और साथियों चार्ल्स वेबेज इसके जनक नहीं है, बल्कि www के जनक कौन है? टिम बर्नर्स ली। कौन है? टिम बर्नर्स ली इसके जनक है। किसके? वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? टिम बर्नर्स ली। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की क्लास नंबर जो 31 है, जिसमें राजस्थान के जो महिलाओं और पुरुषों के आभूषण हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है साथियों, वो मैंने सुबह 7:30 बजे के लगभग ही अपलोड कर दी थी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा चैनल पर, वो क्लास आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगी। आभूषण की क्लास है क्लास नंबर 31, वस्त्रों की क्लास नंबर 30 थी। अब आपके 3 एक टॉपिक और है जो 8-10 दिन में आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और आपका जीके का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 18वां प्रश्न है, आरटी संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2019, 1 मार्च 2019, 1 मई 2019 और 1 फरवरी 2019। तो देखो जो आरटी संशोधन अधिनियम है साथियों, इसको कब से लागू किया गया था? तो इसको लागू करने की जो तारीख है मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो आरटी 2019 के बारे में बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा। संशोधन किया गया था आरटी को और इसको लागू किया गया था 1 मार्च 2019 को। कब लागू किया गया था इसको? 1 मार्च 2019 को इसको लागू किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया गया तो कहोगे कि सर ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो साथियों याद होना चाहिए आपको, संशोधन अधिनियम 2019 आरटी वाला जो है ये कब लागू किया गया? 1 मार्च 2019 को। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 18 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद अंतिम 20वां प्रश्न भी है। तो देखो 19वां प्रश्न, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम कितने घंटे शिक्षण कार्य होना चाहिए? 500 घंटे, 600 घंटे, 700 घंटे और 800 घंटे। तो आरटी एक्ट जो 2009 है इसमें क्या बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 मतलब प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है। और साथियों प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 800 घंटे एक शैक्षणिक सत्र में शिक्षण कार्य होना चाहिए। जबकि 6 से 8 की अगर पूछ ले, जिसको हम यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं, इसके लिए साथियों आरटी 2009 में कम से कम 1000 घंटे का एक शैक्षणिक सत्र में शिक्षण कार्य होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखना है। फोर्थ विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। अब अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों, कमेंट बॉक्स में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स के साथ में आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड करके 149 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हो। 2 दिन बाद मतलब आज से तीसरे दिन में आपके लेवल 1 प्लस लेवल 2 सभी के लिए मेगा टेस्ट आ रहा है 150 प्रश्नों का। ठीक है ना, टेस्ट बनना शुरू हो गए। लेवल 1 का तो लगभग कंप्लीट होने वाला है, लेकिन तीनों का एक ही दिन डालेंगे भाई, तीसरे दिन आज से। तो देखो 20वां प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है संस्था प्रधान के अलावा कार्यरत शिक्षक, अभिभावक और कोई भी छात्र हो सकता है। तो देखो जो एसएमसी होती है साथियों, इसका सचिव तो होता है विद्यालय का संस्था प्रधान, ठीक है ना, और इसका अध्यक्ष होता है जो अभिभावक गण होते हैं उनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है, जिनके छात्र विद्यालय में पढ़ना चाहिए, मतलब जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ना चाहिए। तो विकल्प नंबर 3 आपके 20वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कंप्लीट होता है आपके आईसीटी शैक्षिक परिदृश्य और साथ ही आपके एनईपी 2020 और आरटी 2009 से संबंधित टेस्ट नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।